हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोनों इस वक्त स्टाइलिश के जिस एरिया में थे वहाँ पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन चांदनी रात और आसपास जल रहे कुछ कैंडल माहौल को बहुत ही खुशनुमा बना रहे थे। स्प्रिंग बाथ के चारों तरफ कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई और वाइट कलर के कुछ कर्टन जो कि पोल से बंधे हुए काफ़ी डिजाइनदार लग रहे थे, अब राजीव सोना की आंखों में खोते हुए जैसे ही अपनी हरकत बढ़ाने के लिए अपने हाथों को उसके बदन पर ले जाने लगता है। उसके हाथों के टच को महसूस कर सोना मदहोश होने लगी थी कि तभी अचानक ही उन लोगों को सीढ़ियों की तरफ कुछ गिरने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर सोना बुरी तरह हड़बड़ा गई और वह घबराते हुए राजीव के सीने से चिपक कर पानी में छुपते हुए शर्मा कर बोली, हबी, यह आवाज़ कैसी, कहीं कोई। और अचानक सोना की आंखों में घबराहट देखकर राजीव के चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत ही ज़्यादा डार्क होने लगे। वह गुस्से से अपने दांत पीसने लगा और उसके हाथों की मुट्ठियां कसने लगी थी। वह प्यार से सोना को पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करके साइड में रखा हुआ एक बाथरोब उसे देते हुए बोला, रिलैक्स बेबी, मैं देखता हूँ, तुम यहीं रहना। इतना कहकर राजीव यूं ही डार्क एक्सप्रेशन के साथ स्प्रिंग बाथ पानी से बाहर निकल गया और क्योंकि इस वक्त उसकी बॉडी पर उसका बॉक्सर था, वह बिना किसी हेजिटेशन अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा देता था। कुछ ही देर में वह वापस लौटा, जहां सोना घबराई हुई नज़र से उसे देखते हुए कॉर्नर पर कुर्सी पर बैठी हुई थी कि तभी राजीव अपने हाथ में एक ब्लैक डॉग लेकर आया और अब उसे पहले सोना को कुछ पूछती। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स बेबी डॉल, लगता है किसी शैतान को हमारा रोमांस देखने का कुछ ज़्यादा ही दिल कर रहा था, इसलिए तो छुप छुप कर हम पर नज़र रख रहा था। और राजीव की बात को सुनकर सोना, जो कि अभी थोड़ी शर्माई और घबराई हुई थी, रिलैक्स होकर बोली, ओह तो यह मैं तो डर गई थी, तुम्हें तो लगा कि मेरे विला में रहते हैं कोई हमारे प्राइवेट मोमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे बेबी डॉल? अगर गलती से भी किसी ने ऐसी गलती करने की कोशिश की तो आई स्वेयर राजीव दीक्षित उसे छोड़ेगा नहीं। मेरी बीवी को इस कंडीशन में देखने का हक सिर्फ राजीव दीक्षित को है, ना कि किसी और को। इतना कहकर राजीव उस डॉग को फ्लोर पर नीचे छोड़ते हुए कमांड देकर बोला, जानवर हो इसलिए जाने दे रहा हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तुमसे यह गलती दोबारा हुई तो तुम्हें अपनी गलती के लिए पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा, समझे? चलो निकलो यहाँ से। और अब राजीव के कमांड देने पर डॉग घबराते हुए वहाँ से दौड़ गया। वहीं राजीव अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए एक बार फिर अपने कदम सोना की तरफ बढ़ाने लगा और अगले ही पल उसे अपनी बाहों में उठाकर टेरेस पर ही बने हुए एक प्राइवेट कमरे की तरफ, जहां खूबसूरत बेड लगा हुआ था। यह कमरा पूरी तरह कांच का बना हुआ था। वह सोना को बेड पर पटक देता है और अगले ही पल आसपास का विंडो पूरी तरह ब्लर हो गया। उसके बाद कुछ ही देर में सोना के उस कमरे में प्यार भरी सिसकियाँ गूंजने लगी। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया में गौरी बारिश में भीगते हुए अपनी कमर पर शिवाय के ठंडे हाथों को महसूस करती है, जिसके बाद वह शर्माते हुए तुरंत ही उसके सीने से लग गई। हीरो जी। शिवाय गौरी के सीने से लगते ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे उस वक्त एक सुकून का एहसास हो रहा था। वह गौरी को अपनी बाहों में जकड़ते हुए अपनी ओर करीब कर उसके कानों के पास अपनी सांस छोड़ते हुए मदहोश आवाज़ में बोला, इस वक्त इतनी रात को इस बारिश में क्या कर रही हो स्वीटी? शिवाय के इस सवाल पर गौरी कोई जवाब नहीं दे पाती है। वह बस यूं ही शिवाय के सीने से लगी हुई थी कि तभी शिवाय की बॉडी अचानक ही रिएक्ट करने लगी। वह गौरी की नज़दीकियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गौरी के दिल की धड़कन को साफ महसूस कर सकता था। उसे अपने अंदर कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। इसके बाद वह एक झटके में गौरी को खुद से दूर करता है और फिर अपने आप को कंट्रोल कर वापस अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ाते हुए बोला, कमरे में चलो और अपने कपड़े बदल लो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इतना कहकर वह वहाँ से जाने लगा और गौरी अचानक शिवाय के इस तरह जाने पर काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन न जाने क्या सोचकर वह उसे रोकने की कोशिश नहीं करती। लेकिन अचानक ही तुरंत तेज से बादल गरजने लगे, जिसे सुनते ही गौरी काफ़ी ज़्यादा डर गई और एक झटके में विला की लाइट पूरी तरह चली गई, क्योंकि फिलहाल यह इलेक्ट्रिसिटी पर थी। अचानक अंधेरा होने के कारण गौरी के डर के मारे हालत ख़राब होने लगी और वह तुरंत ही बिना सोचे समझे एक चीख के साथ हीरो जी की तुरंत ही घबरा कर उसे पीछे हक कर लेती है। हमें बहुत डर लग रहा है, हमें इस तरह छोड़कर मत जाइए ना। कहते हुए उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रही थी। उसकी आवाज़ में ही एक घबराहट थी जिसे शिवाय महसूस कर चुका था और अब उसने तुरंत ही पलट कर एक बार फिर गौरी को अपने सीने से लगा लिया। घबराओ मत स्वीटी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
इतना कहकर वह प्यार से उसकी पीठ को सहलाने लगा और सिवाय के वार्म हक को महसूस कर गोरी धीरे धीरे शांत होने लगी। धीरे धीरे अनजाने में उसके हाथ सिवाय के मस्कुलर बॉडी पर चलने लगे, लेकिन सिवाय जो कि अपने अरमानों पर काफ़ी मुश्किल से काबू कर रहा था, वह किसी तरह लंबी गहरी सांस लेते हुए गोरी के कानों के पास एक बार फिर अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, इस तरह मत करो स्वीटी, मैं खुद को काबू नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी यह हरकतें मुझे मेरे कंट्रोल से बाहर कर रही हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम इस वक्त कितनी हॉट और प्यारी लग रही हो? तुम्हें इस तरह देखकर मुझे अपने अंदर कुछ। वह धीरे से उसके चेहरे को अपने एक हाथ में थाम कर उसके चेहरे को हल्का ऊपर की तरफ उठा, उसकी आंखों में देखते हुए उसके गाल को एक अंगूठे से सहलाते हुए बोला, मेरा दिल तुम्हारे करीब आने का कर रहा है। उसके गुलाबी होंठ को प्यार से सहलाते हुए, तुम्हारे यह गुलाबी होंठ अपने होठों में लेकर उसका रस पीने का मन कर रहा है। उसकी प्यारी गर्दन को अपनी एक उंगली से सहलाकर, तुम्हारी यह खूबसूरत सुराहीदार गर्दन, इन्हें चूमने का मन कर रहा है। और तुम्हारी यह पतली कमर अपनी मुट्ठी में दबाकर उसे मसलने का कर रहा है। कहते हुए उसने एक झटके में उसकी कमर को लगभग अपने हाथों से मसल दिया। आ की आवाज़ के साथ गोरी की आंखें बंद हो गई। सिवाय ने उसे अपने और करीब कर उसके होठों पर अपनी सांस छोड़ते हुए कहा, लेकिन मेरे वादे ने मुझे रोक रखा है स्वीटी, और अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी लिमिट क्रॉस ना करूं, तो अपनी आंखें खोलकर बस एक बार ना में सर हिला दो, वरना तुम्हारी यह बंद आंखें मुझे मेरे काबू को खोने के लिए मजबूर कर रही हैं। प्लीज़ कुछ तो जवाब दो स्वीटी, तुम्हारी यह खामोशी मुझे पागल कर रही है। इन शब्दों को कहते हुए सिवाय और गोरी एक दूसरे के बहुत करीब थे। सिवाय के होंठ बस गोरी के होंठों से टच होने ही वाले थे। सिवाय कुछ पल तक बस उसके चेहरे को ही निहार रहा था और गोरी के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था कि तभी ना जाने क्या सोचकर गोरी, जिसके हाथ सिवाय के सीने पर थे, धीरे धीरे उसके कंधे की तरफ जाने लगे। और अब उसने धीरे से पंजों के बल खड़े होकर सिवाय के होंठों पर अपने होंठ रख कर उसे चूम लिया। वह कुछ पल इस पोजीशन में थी। सिवाय तो गोरी की हरकत पर पूरी तरह हैरान रह गया। उसे तो जैसे इस बात का यकीन ही नहीं था कि गोरी अपनी तरफ से एक इशारा देगी, कि तभी गोरी शर्माते हुए एक बार फिर पीछे होने को हुई। लेकिन इससे पहले कि वह वापस अपनी जगह पर जाती, सिवाय जिसके हाथ पहले ही गोरी की कमर पर थे, उसने एक झटके में गोरी को अपने आप से और भी ज़्यादा चिपका लिया। और इससे पहले कि गोरी कुछ समझ पाती, सिवाय बहुत ही बेसब्री के साथ यूं ही उसके होंठों पर तेज़ी से किस करना शुरू कर देता है। वह उसके होंठों को काफ़ी तेज़ी से पीने लगता है, जिसके कारण गोरी पूरी तरह हड़बड़ा गई। लेकिन फिर भी उसने सिवाय को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की। देखते ही देखते 2 घंटे बाद कमरे का माहौल शांत हुआ और अब सिवाय अपने चेहरे पर सेटिस्फिकेशन भरी मुस्कान लेकर गोरी के बगल में आकर लेट गया। वह गोरी को अपने सीने से लगाते हुए उसके माथे पर किस कर अपने करीब कर लेता है। थैंक यू स्वीटी, मेरे साथ एक कदम आगे बढ़ने के लिए। कहते हुए उसने जैसे ही गोरी के चेहरे की तरफ देखा, उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई थी, क्योंकि उसकी मासूम सी बीवी इस वक्त इतना थक गई थी कि वह लंबी लंबी सांस ले रहे थे और उसका चेहरा पूरी तरह शर्म से लाल हो रहा था, जिसके कारण वह बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। गोरी जो कि अपनी सांसों को कुछ पल के बाद नॉर्मल करती है, लेकिन उसके बावजूद थकान उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। शर्माते हुए सिवाय के सीने पर पंच मारकर थोड़ी उसके सीने में अपना चेहरा बुरी तरह रगड़ते हुए बोली, आप बहुत गंदे हैं हीरो जी, हम आपसे बात नहीं करेंगे। हमने कहा था वह गंदा है, फिर भी छी। और गोरी की मासूम शिकायतों को सुनकर सिवाय को उसकी मासूमियत पर हंसी आ रही थी। वह प्यार से उसे अपने और करीब करते हुए उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, मेरी प्यारी बीवी, तुम इतनी क्यूट क्यों हो? उसे गंदा नहीं कहते, उसे प्यार जताना कहते हैं। हम जिसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं, उसकी कोई भी चीज़ हमें गंदी नहीं लगती, बल्कि उसका सब कुछ अपना लगता है। तुम्हें यह सब बातें फ़िलहाल समझ नहीं आएंगी, क्योंकि मोहब्बत के जज्बात से तुम बहुत दूर हो। जिस दिन तुम्हें मुझसे खुद से भी ज़्यादा मोहब्बत होगी, उस दिन तुम्हें पता चलेगा। फ़िलहाल सो जाओ, बहुत रात हो गई है। आई लव यू एंड गुड नाइट। इतना कहकर वह प्यार से उसके पीठ को थपथपाने लगा और किसी छोटे बच्चों की तरह उसे सुलाने लगा। गोरी भी इतनी ज़्यादा थक गई थी कि उसे सिवाय की कोई भी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसे तुरंत ही धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में वह गहरी नींद में थी। उसे इस वक्त इतना भी ख्याल नहीं था कि वह सिवाय के साथ ब्लैंकेट में किस कंडीशन में है। गोरी को सुलाने के बाद सिवाय ने न जाने कितनी ही देर तक अपनी उस मासूम और खूबसूरत बीवी को देख रहा था। पता नहीं तुम्हें कब मेरी मोहब्बत का एहसास होगा और कब तुम मुझे भी अपनी मोहब्बत करने लगोगी, लेकिन आज तुमने मुझे जो हक दिया है, उसके बाद यह बात तो पक्की है कि अब तुम मेरे ख्यालों से दूर नहीं जा सकती। मैं इंतज़ार करूँगा स्वीटी, जिस दिन तुम मुझे चाहो, और अगर नहीं भी चाहती
तो आई डोंट केयर, मेरे अकेले की मोहब्बत हम दोनों के लिए काफ़ी है। तुम मेरे लिए मेरा वह खजाना हो जिसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूँगा, और वादा करता हूँ कि तुम्हारी मासूमियत कभी भी खोने नहीं दूंगा। तुमसे पहले आज तक मेरी लाइफ में कोई नहीं था, मेरी ज़िंदगी का हर रिश्ता सिर्फ तुम हो। इतना कहकर वह उसे और भी प्यार से अपने करीब कर लेता है और धीरे से उसके गालों पर किस करता है। इस वक्त सिवाय की आंखों में गौरी के लिए सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि एक सुकून नज़र आ रहा था, एक खुशी जो उसके चेहरे की चमक को बढ़ा चुकी थी। और वहीं दूसरी तरफ निकिता और रुद्र आज पूरे एक हफ्ते बाद शिमला में से वापस लौट मुंबई आए थे, और उस वक्त वह दोनों अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में थे और साथ ही उनके पीछे उनकी सिक्योरिटी टीम के भी 2 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। निकिता जो कि आज बहुत ज़्यादा खुश थी, रुद्र के कंधे पर सर रखकर मुस्कुरा रही थी। थैंक यू रुद्र, शादी के बाद आपने मुझे बहुत प्यारा सरप्राइज़ दिया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस तरह, और वह भी पूरे एक हफ्ते के लिए, मुझे मेरी फैमिली के साथ यह वक्त बिताने देंगे। सच रुद्र, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपको पता है इन एक हफ्ते में मैं मॉम डैड और अपने बाकी पुराने दोस्तों और रिलेटिव के साथ कितना अच्छा वक्त बिताया। लेकिन एक बात बताइए, अचानक आपके दिमाग में यह ख्याल कैसे आया? आज तक तो आपने मुझे कभी भी मेरी फैमिली के साथ इतना वक्त नहीं दिया था। बस मॉम डैड को बुलाते थे और 2 दिन में उनको वापस भेज देते थे, लेकिन इस बार तो आपने मुझे चुपचाप वहाँ छोड़ दिया। आप एक हफ्ते तक मेरे बिना कैसे रहे? कहते हुए वह धीरे से अपना चेहरा उठाकर होठों का गोल पाउट बनाते हुए रुद्र की तरफ देखने लगी, और उसकी बात को सुनकर रुद्र प्यार से उसकी पीठ को सहलाते हुए उसके खूबसूरत चेहरे को देख उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, किसने कहा कि तुम मुझसे दूर थी? तुम तो यहाँ मेरे दिल में रहती हो। और जहाँ तक बात है इन एक हफ्तों की, तो मैं सचमुच तुम्हें बहुत मिस किया। लेकिन पिछले कुछ दिनों में तुमने मुझे रियलाइज़ करवाया कि ज़िंदगी में हर रिश्ते की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है और तुम्हें लगभग हर रिश्ते की ज़रूरत है। आज तक मैं डरता था कि तुम अगर मुझे छोड़कर अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताओगी तो कहीं तुम्हारे प्यार मेरे लिए कम ना हो जाए, या फिर तुम 2 हिस्सों में ना बट जाओ। मैं चाहता था तुम्हारी फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी सिर्फ मैं रहूं, लेकिन मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि इस बीच तुम किस हद तक टॉर्चर हो रही हो। स्वीट हार्ट, मैं मानता हूँ कि मैंने आज तक इस बात को रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन अब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। और रुद्र की बातों को सुनकर निकिता के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वह प्यार से रुद्र के होठों पर लाइट किस करते हुए बोली, मैं मानती हूँ रुद्र, मेरे लिए मेरा मायका भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वह मेरे माँ बाप हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकती। लेकिन यह भी सच है कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती, क्योंकि आप मेरी ज़िंदगी हैं। थैंक यू रुद्र, मुझे इतना प्यार देने के लिए। कहते हुए निकिता रुद्र के गले से लग गई, और उसकी बातों को सुनकर रुद्र ने मुस्कुराते हुए उसके कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर उसका चेहरा बुरी तरह ब्लश करने लगा, और अब वह शर्माते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। नहीं रुद्र, आप बहुत गंदे हैं। शट अप, यहाँ हमारे अलावा पायलट भी है। ओह कम ऑन स्वीट हार्ट, भला मेरे रहते पायलट की इतनी हिम्मत कहाँ कि वह हम पर नज़र उठाकर भी देख सके। इतना कहकर वह एक झटके में उसके होठों पर अपने होठ रख उसे तेजी से किस करने लगा। इसके बाद शर्म के मारे निकिता का चेहरा गुलाबी होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ अक्षत और खुशी के रूम में सुबह के लगभग 5 बज चुके थे, और खुशी के टेबल पर रखा हुआ अलार्म अचानक ही ज़ोर ज़ोर से बजने लगा, जिसके बाद खुशी मुंह बनाते हुए अपना हाथ बढ़ाकर अलार्म ऑफ करती है, और अब वह धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी। लेकिन अचानक ही उसके मुंह से आह की आवाज़ के साथ एक कसक सी निकली, जिसके बाद वह अपने बदन पर ब्लैंकेट संभाले मुंह बनाते हुए बगल में सोए हुए अक्षत की तरफ देखती है और गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, ठरकी, बदमाश, राक्षस कहीं के, कभी कभी तो यह ऐसी हरकतें करते हैं जैसे मुझे जिंदा ही खा जाएंगे। क्या हालत बना दी है मेरी। कहते हुए वह झुंझुलाकर बिस्तर से उतरने ही वाली थी कि तभी अचानक आह की आवाज़ के साथ खुशी के मुंह से एक सिसक निकली, क्योंकि अक्षत ने अगले ही पल उसे पीछे से हक कर अपने दोनों हाथों से लगभग उसके सीने को मसलते हुए अचानक ही अपने ऊपर खींच लेता है, और अपनी आंखें यूं ही बंद किए हुए खुशी की बॉडी को अपने हाथों से सहलाते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, क्या बात है जान, सुबह सुबह अपने खूबसूरत होठों से मेरी इतनी तारीफ़ क्यों कर रही हो। और खुशी अब पीठ के बल अक्षत के ऊपर ही थी, और वह मुंह बनाते हुए अक्षत की बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए झुंझला कर बोली, क्योंकि आप तारीफ़ के काबिल हैं इसलिए आपकी तारीफ़ हो रही है। ठरकी, बदमाश, छोड़िए मुझे। रात भर मुझे परेशान करके आपका पेट नहीं भरा कि सुबह सुबह फिर से शुरू हो गए। अक्षु, आप इतने बदमाश क्यों हैं? आपकी वजह से मेरा पूरा बदन दुख रहा है, और अभी यह क्या हरकत कर रहे हैं? शैतान इंसान,
मैं कहती हूँ अभी कि अभी अपने इन केकड़े जैसे हाथों को हटाइए और जाने दीजिए मुझे, सुबह होने वाली है। आज शिवरात्रि है, फ्रेश होकर पूजा पाठ भी करना है। और हाँ, आप भी तैयार हो जाइए, मंदिर चलना है, वरना बहुत भीड़ हो जाएगी और फिर लंबी लंबी लाइनों में हमें लगना पड़ेगा। और खुशी की बातों को सुनकर अक्षत, जो कि फिलहाल अपनी आंखें बंद किए हुए अभी भी आधी नींद में था, एक झटके में खुशी को पलटकर बिस्तर पर अपनी बगल में सुला लेता है और ब्लैंकेट के अंदर ही उसके बॉडी को अपने हाथों से सहलाते हुए उसके कानों के पास जाकर यूं ही आज नींद की कंडीशन में बोला, ओ जान, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? तुम भूल रही हो तुम द ग्रेट बिजनेसमैन अक्षत जिंदल की इकलौती जान हो, और तुम्हें मंदिर में लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहां अक्षत जिंदल खड़ा होता है वहां दूर दूर तक कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए डोंट वरी, फिलहाल तुम मेरे पास सो जाओ, मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, हम लोग बाद में चलेंगे। कहते हुए अक्षत उसे अपनी बाहों में जकड़ कर सोने लगा। और अब अक्षत की बातों के साथ साथ उसके हाथों की हरकतों को देखकर खुशी मुंह बनाते हुए अक्षत के होंठों को अपने मुंह में लेकर अचानक जोर से बाइट कर लेती है। यह क्या हरकत है जान? क्या तुम चाहती हो कि मैं अभी और इसी वक्त शुरू हो जाऊं? बोलो। कहते हुए अक्षत मुंह बनाकर अपनी आंखें खोल देता है और अब खुशी अपनी आंखें दिखाकर उसे उंगली पॉइंट करते हुए बोली, कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अक्षु के बच्चे, सबसे पहले आप अपने इन शरारती हाथों को रोकिए। और दूसरी बात, माना कि आप द ग्रेट बिजनेसमैन अक्षत जिंदल हैं, लेकिन भगवान से ग्रेट कोई नहीं होता। इसलिए अपनी यह पावर घर पर ही छोड़कर और सोचना भी मत कि मैं आपको अपनी पावर दिखाकर मंदिर में वीआईपी एंट्री लेने दूंगी। अरे ज़िंदगी में कभी कभी तो वक्त आता है जब इंसान सच्चे दिल से भगवान की सेवा करने के लिए जाता है, और उसमें भी आप अपना वीआईपी ट्रीटमेंट आजमाएंगे। यह कहाँ की बात हुई? भगवान के लिए तो उनके सारे भक्त बराबर होते हैं, क्या वीआईपी और क्या नॉर्मल। नहीं, अगर आपको मेरे साथ मंदिर चलना है तो नॉर्मल इंसानों की तरह चलना होगा, और जो नियम बाकी लोगों के लिए हैं वही आपको भी फॉलो करना होगा, वरना रहने दीजिए, आप घर पर रहिए, मैं खुद चली जाऊंगी हूँ, बड़े आए वीआईपी बनने। इतना कहकर खुशी मुंह बनाते हुए अक्षत की बाहों से आज़ाद होकर बिस्तर से उतर ही रही थी कि तभी अक्षत एक झटके में अपनी आंखें खोल उठकर बैठ गया और खुशी को घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम मुझे छोड़कर जाओगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? सोचना भी मत जान। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इस तरह नॉर्मल लोगों की तरह मंदिर अकेले जाने दूंगा? कभी भी नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हे भगवान, कैसी बीवी मिली है मुझे, सारी दुनिया वीआईपी ट्रीटमेंट लेने के लिए ख्वाब देखती है, और एक मेरी बीवी है जिसे हर वक्त यह लग्जरियस लाइफ एक जेल लगती है। किसी ने सही कहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर। इतना कहकर अक्षत मुंह बनाते हुए पैर पटकते हुए खुशी के पीछे चल पड़ा, और थोड़ी ही देर में वह दोनों एक साथ शावर लेते हैं। इस दौरान भी अक्षत बार बार खुशी के साथ शरारत करने की कोशिश कर रहा था, और खुशी मुंह बनाते हुए कभी उसके हाथों पर मारती तो कभी उसे आंख दिखाती, लेकिन अक्षत तो अक्षत था, वह अपनी शरारत से कहाँ ही बाज आने वाला था। हालांकि खुशी उसे अब अपने साथ कोई भी रोमांटिक हरकत करने नहीं दे रही थी, जिसके कारण अक्षत का भी मुंह खुला हुआ था, पर खुशी आज उसे पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। थोड़ी सी देर में अक्षत ज़बरदस्ती खुशी को अपनी बाहों में उठाकर क्लोजेट रूम में लेकर आया, जहां हमेशा की तरह वह खुद खुशी के लिए उसकी ड्रेस सेलेक्ट करके देखता है, और अब खुशी के सामने किसी चट्टान की तरह आकर खड़ा हो गया। खुशी उसकी हरकतों को देखकर खुद रेडी होने से पहले अक्षत को अपने हाथों से रेडी करती है। इस बीच वह नाक फुलाते हुए अक्षत से बोली, अक्षु, यह क्या हरकत है? कम से कम आज के दिन तो अब खुद रेडी हो जाइए। आप हमेशा मुझे परेशान करते हैं ना, आप सचमुच कभी नहीं सुधरेंगे, बदमाश कहीं के। और खुशी की शिकायतों को सुनकर अक्षत बस अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसके माथे पर किस करते हुए बोला, जब जानती हो कि मैं नहीं सुधरूंगा तो फिर मेरे सुधरने की उम्मीद क्यों रखती हो जान? तुम्हें पता है, जब तुम मुझे अपने हाथों से रेडी करती हो तो इस बीच मुझे बहुत अच्छा मौका मिल जाता है तुम्हें अपनी मोहब्बत भरी नज़रों से देखने का, वरना हमेशा तो तुम बस किसी तरह मुझसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में रहती हो। वह तो मैं हूँ जो तुम्हारे प्यार में पूरी तरह दीवाना रहता हूँ, वरना तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। और अक्षत की शिकायतों को सुनकर खुशी अपनी आंखें दिखाते हुए उसके शर्ट के बटन लगाते हुए बोली, हाँ हाँ, मैं कहाँ जो आपसे प्यार करती हूँ, सारा प्यार तो आप ही करते हैं ना, जब देखो तब मुझे परेशान करते हैं। खैर, यह लीजिए, अब तो पहन लिया ना आपने ड्रेस, अब जाइए अपने बाल सेट कीजिए, तब तक मैं रेडी होकर आती हूँ, वरना देर हो जाएगी। इतना कहकर खुशी अक्षत की चूज की हुई ऑरेंज कलर का खूबसूरत लहंगा, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था लेकिन फिर भी उसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा था,
इसके अलावा यह काफ़ी एक्सपेंसिव और ब्रांडेड लहंगा था। अक्षत अब रेडी होकर बालकनी की तरफ जाकर अपना मोबाइल फ़ोन निकाल कर अपने गार्डों को सिविल ड्रेस में उन लोगों को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वह सिक्योरिटी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था। वहीं थोड़ी ही देर बाद खुशी रेडी होकर क्लोजेट रूम में बाहर निकली और खुशी के पैरों में पहनी हुई पायल की झनकार को सुनकर अक्षत धीरे से पलट कर उसकी तरफ देखता है, जिसके बाद वह तो बस खुशी को देखता ही रह गया। खुशी नहीं, आज बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से ड्रेसअप किया हुआ था, जैसा कि वह हमेशा करती थी, लेकिन आज वह काफ़ी स्पेशल लग रही थी। खूबसूरत बालों की लंबी चोटी जिसमें उसने गजरा लगा रखा था, ऑरेंज कलर के लहंगे के कॉम्बिनेशन में उसने कुछ कुंदन की ज्वेलरी पहन रखी थी, चेहरे पर लाइट मेकअप और होठों पर रेड लिपस्टिक, हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ, पैरों में पायल और कमर में कमरबंद। इसके अलावा गले में अक्षत के नाम का मंगलसूत्र, माथे पर छोटी सी बिंदी और मांग में भरा हुआ सिंदूर। वह हमेशा की तरह बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। अक्षत उसे देखते हुए अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए अपने कदम खुशी की तरफ बढ़ा देता है और खुशी लहंगे के साथ अपने दुपट्टे को बहुत ही स्टाइल के साथ कैरी किए हुए धीरे से गोल गोल घूमकर अक्षत को दिखाते हुए बोली, अक्षु कैसी लग रही हूँ मैं? खुशी के पूछने पर अक्षत प्यार से उसके पास आकर उसे अपने गले से लगाते हुए बोला, हमेशा की तरह बहुत ब्यूटीफुल। सारी अरेंजमेंट हो चुके हैं तो चलें? अक्षत के पूछने पर खुशी हाँ में सर हिलाती है और अब दोनों ही कमरे से निकल कर नीचे पार्किंग एरिया में आ चुके थे, जहां शिवाय और गौरी पहले ही अक्षत और खुशी का इंतजार कर रहे थे। दरअसल एंथोनी किसी बिजनेस डील के लिए गया हुआ था और इसलिए आज की सिक्योरिटी शिवाय के अंडर थी। अक्षत ने आज अपने बदन पर महरून शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहन रखा था और इसके साथ ही उसने अंडर आर्मर कैरी किया हुआ था। शर्ट के ऊपर उसने वेस्ट कोट भी पहन रखा था। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए, जिसके कारण उसका मस्कुलर चेस्ट काफ़ी हद तक नज़र आ रहा था। हमेशा की तरह जेल से सेट किए हुए उसके मस्कुलर बॉडी पर उसका ड्रेस वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वहीं शिवाय ने भी वाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउज़र्स और वेस्ट कोट पहन रखा था। उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल रखे थे। शर्ट को भी उसने अपने एल्बो तक फोल्ड कर रखा था। गौरी ने आज रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। बालों को खूबसूरत बन जिसमें उसने गजरा लगा रखा था, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ और पैरों में पायल। इसके साथ ही उसके हाथ में उसके हाथों की रेडी किया हुआ छोटा सा डलिया, जो कि ट्रांसपेरेंट पेपर से गिफ्ट रैप किया हुआ था, और उसके अंदर पूजा की कुछ सामग्री, कुछ फ्रूट और दान दक्षिणा का सामान था। गौरी मुस्कुराते हुए खुशी को वह अपना प्यारा सा गिफ्ट देते हुए बोली, खुशी दीदी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। गौरी आपके लिए एक छोटा सा उपहार लेकर आई है। मेरे गांव से हमारे गांव में ना इस तरह के डलिया में पूजा का सामान लेकर जाते हैं, तो मैं आपके और निकिता दीदी के लिए भी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको यह अच्छा लगेगा। कहते हुए गौरी मुस्कुराकर खुशी को वह गिफ्ट देती है, जिसके बाद खुशी प्यार से वह गिफ्ट एक्सेप्ट करते हुए बोली, थैंक यू सो मच गौरी, तुम बहुत प्यारी हो और तुम्हारा यह गिफ्ट तुम्हारी ही तरह प्यारा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात बताओ, यह तो हैंडमेड है, मेरा मतलब हाथों से बना हुआ है ना? और यह सुनकर गौरी ने मुस्कुराते हुए बताया, हाँ खुशी दीदी, यह मेरे गांव की कुछ औरतों ने तैयार किया था, और आपको पता है हमारे गांव में। और इससे पहले कि गौरी आगे कुछ कहती कि तभी अक्षत, जो कि शिवाय से सिक्योरिटी के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहा था और उसका चेहरा दूसरी तरफ था, वह उन दोनों को टोकते हुए बोला, बस बस सारी बातें अभी ही कर लेनी है, क्या मंदिर के लिए लेट हो रहा है, चलो। अक्षत की बात को सुनकर खुशी एक नज़र उसे घूर कर देखती है, लेकिन फिर मुंह बनाते हुए उसके साथ चली गई। गौरी बेचारी खामोशी से उन दोनों को जाता हुआ देखते रह गई कि तभी शिवाय प्यार से उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाते हुए बोला, दुखी मत हो स्वीटी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम क्वीन से बाद में बात कर लेना, फिलहाल मंदिर के लिए चलें। और शिवाय की बात मानकर गौरी प्यार से मुस्कुरा देती है। थोड़ी ही देर में वह लोग गाड़ी में बैठकर मंदिर के लिए निकल गए थे। अक्षत और शिवाय अलग अलग गाड़ी में जा रहे थे। सिक्योरिटी के भी काफ़ी टाइट इंतजाम हुए थे। हमेशा की तरह उन लोगों की गाड़ी के आगे और पीछे कई सारी गाड़ियों का काफिला था, और थोड़ी ही देर में वह लोग एक बहुत ही बड़े और आलीशान खूबसूरत शिव मंदिर के आगे आकर रुके। खुशी ने अपनी नज़र उठाकर देखा तो यहाँ कई सारे ब्लैक कमांडो फोर्सेस में सिक्योरिटी लगी हुई थी। उसके अलावा कई सारे पुलिस और बीएसएफ के कुछ जवान भी सिक्योरिटी कर रहे थे। लेकिन यह सिक्योरिटी यहाँ पर कम नहीं हुई थी, बल्कि आम पब्लिक की कॉस्ट्यूम में भी यहाँ कई सारे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ की रखवाली कर रहे थे।
हवा में कई सारे ड्रोन और हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। यह जगह मंदिर कम और आर्मी का बेस क्वार्टर ज़्यादा लग रही थी। इतनी टाइट सिक्योरिटी देखकर खुशी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी अक्षत खुशी की सिक्योरिटी को लेकर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और जबकि वह एक काली दुनिया से ताल्लुक़ रखता है, खुशी को इस बात के बारे में भी बहुत अच्छे से पता है कि अक्षत के दुश्मन इस तरह की सिचुएशन का ही इंतज़ार करते हैं। खुशी जैसे ही गाड़ी से निकलकर अपने कदम आगे बढ़ाती है, तभी उसकी नज़र सामने से आ रही निकिता पर गई और निकिता को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले मिलती हैं, जो देखकर अक्षत का मुंह दोबारा बन गया। उसे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन फिलहाल वह अपने गुस्से को कंट्रोल करना ही बेहतर समझता है। निकिता भी आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। उसने आज अपने बदन पर खूबसूरत येलो कलर की साड़ी पहनी थी, जिसके बाद गौरी भी आगे जाकर निकिता को भी गिफ्ट देता है। और अब तीनों लड़कियां मुस्कुराते हुए बात करते हुए लाइन में जाकर लग गई। रुद्र, शिवाय और अक्षत उन तीनों को डिस्टेंस मेंटेन करवाते हुए उनके आगे पीछे ही घूम रहे थे। वह लोग खुद से भी सिक्योरिटी पूरी नज़र रख रहे थे। देखते ही देखते कुछ घंटे बीत गए। तभी रुद्र मुंह बनाते हुए बोला, ओफो, क्या मुसीबत है यार, आखिर इन लड़कियों के दिमाग में चलता क्या रहता है। अरे जब हम लोग वीआईपी पास के जरिए मंदिर में पहले ही पूजा करके आ सकते हैं, तो इन्हें लाइन में लगने के लिए कौन कह रहा है। देखो तो जरा, कितनी गर्मी है, कितनी धूप है, और यह लड़कियां हैं कि जैसे इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कहते हुए रुद्र का मुंह बन रहा था कि तभी अक्षत अपनी नीली नज़रों से रुद्र को घूर कर देखता है। तुमसे खड़ा नहीं हुआ जाता तो मत खड़े हो, घर चले जाओ, जाओ चुपचाप, तुम्हें कोई यहाँ फोर्स नहीं कर रहा। और अक्षत की बात को सुनकर रुद्र मुंह बनाते हुए बोला, आज तुम कब से है मंदिर और पूजा पाठ में बिलीव करने लगे, क्योंकि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें तो इन बातों पर यकीन ही नहीं था। तो तुम खुशी को इस चीज़ के लिए अलाउड कैसे कर रहे हो। मेरा मतलब तुम चाहते हो तो मंदिर में। और रुद्र की बात को सुनकर अक्षत बिना कुछ बोले सामने उस भव्य मंदिर को देखते हुए अपने कुछ ख्यालों में खो गया। अक्षत की बात को सुनकर रुद्र मुंह बनाते हुए बोला, एजे, तुम कब से यह मंदिर और पूजा पाठ में बिलीव करने लगे, क्योंकि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें तो इन बातों पर यकीन ही नहीं था। तो तुम खुशी को इस चीज़ के लिए अलाउड कैसे कर रहे हो। मेरा मतलब तुम चाहते तो मंदिर में। और रुद्र की बात को सुनकर अक्षत बिना कुछ बोले सामने उस भव्य मंदिर को देखते हुए अपने कुछ ख्यालों में खो गया। जब खुशी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी और अक्षत को उसकी ज़िंदगी बचाने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, उसने खुशी के जीने की सारी उम्मीद लगभग खो दी थी। और अब उसे अपनी मौत भी नजर आ रही थी, क्योंकि खुशी के मरने के बाद तो उसकी मौत पक्की ही थी। उस वक्त यही वह चौखट थी जहां उसने खुशी की ज़िंदगी के लिए भीख मांगी थी। और जब खुशी अपनी ज़िंदगी में वापस लौट आई, लेकिन जब दुनिया की नज़रों में उसकी याददाश्त जा चुकी थी और खुशी उसे हमेशा के लिए भूल गई थी, इस सब से उसके हाथों से धीरे धीरे जिंदगी का दामन छूट रहा था, क्योंकि अपनी जान के बिना तो वह जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन उस पल में भी राजीव उसे इसी चौखट पर लेकर आया था, जब महीनों की दूरी के बाद खुशी को एक बार फिर अपने सामने देखकर अक्षत के अंदर जीने की तलब जाग उठी थी। वह एक बार फिर जिंदगी के दामन को अपनी मुट्ठी में जकड़ने के लिए अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था। अक्षत हर उस वक्त को याद कर रहा था जब जब उसने खुशी के लिए इसी चौखट पर अपना सर झुकाया था। भले ही उसे भगवान पर भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वह कौन सी चीज़ थी जो उसे बार बार इस चौखट पर ले आई थी, इस उम्मीद में कि शायद यहाँ से वह खाली हाथ नहीं जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। भले ही यह चौखट दिखने में एक पत्थर की मूर्ति थी, लेकिन इस मूर्ति ने हर पल अक्षत को वह दिया जो अक्षत ने उसे मांगा। वह इंसान जो कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाता था, उसने इस दर पर अपना सर लाकर पटक दिया था और अपनी जिद में वह यहाँ से अपनी खुशी लेकर ही गया था। किसी ने सच ही कहा है, औलाद चाहे कितनी भी अच्छी, बुरी या नालायक ही क्यों ना हो, माँ बाप के लिए तो वह उनके प्यारे ही होते हैं। और ऐसा ही शायद ईश्वर की नज़रों में भी है। अक्षत उन पर भरोसा करे या ना करे, एक अच्छे बच्चे की तरह जब जब उसने अपने इस माँ बाप से कुछ मांगा, माँ बाप ने अपना बड़ा दिल करते हुए उसे हमेशा दे दिया। तो भला वह बच्चा इस माँ बाप से नाराज़ कैसे हो। उन बातों को याद करते हुए अक्षत अपने ख्यालों से बाहर आया और फिर अपने से कुछ कदम दूर लाइन में खड़ी हुई खुशी की तरफ देखते हुए दिल ही दिल में अपने आप से बोला, मुझे नहीं पता आप इस दुनिया में मौजूद हैं या नहीं, लेकिन बस इतना जानता हूँ कि आपने उस वक्त मेरी झोली भरी थी जब मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। जब मैं ज़िंदगी से रूठ चुका था,
आपने मुझे मेरी ज़िंदगी लौटाई थी। मैं यह नहीं कहता कि मुझे आपके अस्तित्व पर यकीन हो गया है, लेकिन मैं इस बात को भी झुठला नहीं सकता कि आपने खुद को तब साबित किया जब मुझे आपकी ज़रूरत थी। जिस वक्त मुझे मेरे अपनों ने धोखा दिया, मुझे सचमुच किसी के सहारे की ज़रूरत थी, उस वक्त आपने मुझे कंधा दिया, सहारा दिया। अब सच या झूठ मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस मेरी जान और उसके यकीन पर यकीन है। उसे आप पर भरोसा है और मुझे उसकी अच्छाइयों पर। अगर वह है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आप तो होंगे ही, क्योंकि मैंने कहीं सुना है ईश्वर कण कण में होते हैं। और अगर यह बात सच है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने इस ईश्वर को 100% दूंगा। मैं पत्थर को नहीं पूजता, लेकिन आपकी दी हुई अमानत को अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखूँगा। आपने जो खुशी मुझे दी है उसे कभी खुद से अलग नहीं होने दूंगा। थैंक यू सो मच। इन शब्दों को दिल ही दिल में कहते हुए अक्षत एक बार फिर अपने सामने खड़ी खुशी को अपनी मोहब्बत भरी नज़रों से देखने लगा, जो कि इस वक्त लाइन में खड़े होकर निकिता और गौरी से हंसी ठिठोली कर रही थी और बहुत सारी बातें कर रही थी। आसपास खड़े सभी लोग इस वीवीआईपी कपल और लोगों को देख रहे थे। सभी यह सोचकर हैरान थे कि जब यह लोग इतने अमीर हैं तो आखिर पहले मंदिर में क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि आमतौर पर तो ऐसा ही होता है। वीवीआईपी लोगों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट ही मिलती है, चाहे वह भगवान का मंदिर ही क्यों ना हो। लेकिन वही उन तीनों पागल लड़कियों के 3 सुपर पजेसिव हस्बैंड आसपास खड़े लोगों को घूर रहे थे, जिनकी नज़रों की तपिश मिलते ही पब्लिक अपनी नज़र नीचे कर लेती थी। अब अक्षत, जो कि इतनी तेज धूप में खड़ा था, उसके पास एक गार्ड छाता लेकर आया ताकि वह उसके ऊपर छांव कर सके। लेकिन अक्षत बहुत छाता गार्ड से लेकर खुशी के पास जाकर अचानक ही उसके सर के ऊपर छांव कर देता है। खुशी, जो कि निकिता और गौरी से बात करने में बिल्कुल मस्त मोला हुई थी, उसे इस चिलचिलाती धूप से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आमतौर पर लड़कियों को शॉपिंग या फिर बातें करते वक्त ठंडी और गर्मी का एहसास नहीं होता। अचानक अपने सर पर छांव देखकर उसने तुरंत ही पीछे पलटकर देखा तो उसका प्यारा पति उसके बगल में आकर खड़ा था और अक्षत को देखकर खुशी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं अक्षत को अचानक खुशी के पास देखकर गौरी और निकिता उन दोनों से थोड़ा दूर हो गई, वरना यह राक्षस एक बार फिर गुस्से से पागल हो जाता। वहीं अपनी अपनी बीवियों को खुशी से दूर होते हुए देखकर अब उनके पति भी उनकी केयर करते हुए जल्दी जल्दी उन दोनों के पास आए। वहीं अक्षत खुशी का हाथ पकड़कर उसे पास के ही एक पेड़ की छांव के नीचे लाकर बैठाते हुए एक पानी की बोतल खुशी को देते हुए बोला, जान थोड़ा पानी पी लो, धूप में खड़े खड़े तुम थक गई होगी। और इतना कहकर वह अपने रुमाल से उसके माथे के पसीने को पोंछने लगा। और अक्षत की बात को सुनकर खुशी मुस्कुराते हुए एक नज़र मंदिर की तरफ देखकर बोली, नहीं अक्षु, जब तक मैं शिवजी को जल का अभिषेक नहीं कर देती और पूजा नहीं कर लेती तब तक पानी की एक बूंद भी नहीं पी सकती। वैसे भी महाशिवरात्रि का यह व्रत निर्जला होता है, इसीलिए मैं आज दिन भर ना तो कुछ खाऊंगी और ना ही पीऊंगी। यह तो आपको पता है ना। तुम्हारी यही बातें तो मुझे समझ नहीं आती जान। पूजा करना तक तो ठीक है, लेकिन किसी किताब में लिखा है कि भगवान के लिए भूखे रहो तो वह खुश हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है बच्चों को भूखा देखकर कौन से माँ बाप खुश होते हैं। मुझे ही ले लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हें भूखा देखकर तो खुश नहीं होगा ना। तो भगवान भी तो वैसे ही हैं, मैंने सही कहा ना। तो यह लो पानी पी लो। कहकर अक्षत खुशी को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुशी उसकी बातों को पूरी तरह नकारते हुए मुंह बनाकर बोली, साटा पक्षु, आप खुद नास्तिक हैं, लेकिन मुझे मेरे आस्था से भटकाने की कोशिश मत कीजिए। और जहाँ तक बात है किताबों की, तो ग्रंथों में लिखा है निर्जला व्रत करने से अच्छा पति मिलता है। जरा देखिए तो मैंने कितने सारे शिवरात्रि के व्रत किए, 16 सोमवार के व्रत किए, तब जाकर मुझे आप जैसा क्यूट सुपर हैंडसम पति मिला। यह मेरे अच्छे व्रत का ही तो परिणाम है। कहकर खुशी मुस्कुराते हुए अक्षत के सीने से लग गई और उसकी बात को सुनकर अक्षत मुंह बनाते हुए बोला, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम्हें तो मैं मिल चुका हूँ, तो अब इस व्रत का क्या ही फायदा। अब तो तुम्हें निर्जला व्रत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस हिसाब से थोड़ी चीटिंग तो अलाउड है। और अक्षत की अजीब बात को सुनकर खुशी, जो कि उसके सीने से लगी हुई थी, मुंह बनाकर अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखते हुए अक्षत की नाक खींचकर बोली, बदमाश अक्षु, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए। यह जो चीटिंग और शरारत भरी चीज़ है ना, मेरे लिए ही रहने दीजिए। आप मुझे चीटिंग करने के लिए कह रहे हैं, वह भी भगवान से। उनकी नज़रों से कुछ नहीं छुपता।
वह सब देख रहे हैं। अरे माना कि इस जन्म के लिए आप मुझे मिल गए हैं, लेकिन सिर्फ एक जन्म से काम नहीं चलेगा। मुझे अभी से अच्छे अच्छे कर्म करके अपने अगले जन्म को भी तो बुक करके रखना पड़ेगा। आपने यह कहावत तो सुनी होगी, तूने पिछले जन्म में जरूर मोती दान किए होंगे जो तेरे साथ यह हो गया। तूने पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे जो तेरे साथ वह हो गया। इसका मतलब हमारे पिछले जन्म का असर हमारे आने वाले जन्म पर पड़ता है। आपको यह बातें समझ नहीं आएंगी, आप बुद्धू हैं ना। मुझे अपना यह जन्म सुपर बेस्ट बनाना है ताकि अगले आने वाले हर जन्म में आप सिर्फ मेरे बने समझे। इसीलिए मैं तो कोई चीटिंग नहीं करने वाली और आपको भी नहीं करने दूंगी। हाँ, आपको हर जन्म में सिर्फ मेरा बनना होगा। तो इतनी सी बात के लिए भगवान को परेशान करने की क्या ज़रूरत है जान। मैं हूं ना, मेरे प्यार पर भरोसा रखो। तुम्हारे अलावा मुझे कोई और झेल ही नहीं सकता। और अगर तुम्हारे भगवान जी ने अगले जन्म में मुझे किसी और को देने की कोशिश भी की तो मैं उनकी नाक में इतना दम कर दूंगा कि वह खुद मुझे तुम्हारे पास पटक कर जाएंगे और कहेंगे, लो भाई खुशी मैडम संभालो अपने राक्षस को, क्योंकि यह हमारे बस का तो है नहीं। अब अक्षत की इन बातों को सुनकर खुशी हैरानी से आंखें फाड़े अक्षत को देख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे एक झटका लगा हो। अक्षत की अजीबोगरीब भाषा आज किसी पढ़े लिखे हाई क्लास इंसान की तरह नहीं, बल्कि खुशी जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान की तरह थी। खुशी हैरानी से अपना मुंह फाड़े अक्षत की तरफ देखते हुए बोली, क्या 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 क्या, क्या कहा आपने, जरा फिर से कहिए। अक्सू, क्या आप मेरी तरह कैजुअल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? नाक में दम कर दूंगा, भगवान ही पटक कर जाएंगे। और राक्षस, अक्सू आपकी तबीयत तो ठीक है, यह लैंग्वेज तो आपकी नहीं है, यह तो सिर्फ मैं। और इससे पहले खुशी आगे कुछ कहती कि अक्षत एक ठंडी सांस लेकर आंखें मटकाते हुए मुस्कुराकर बोला, भाई हाँ, यह तो सच है कि यह अजीबोगरीब लैंग्वेज मेरी नहीं है, बल्कि मेरी थोड़ी सी देहाती जान की है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, संगत का असर है, थोड़ा बहुत इफेक्ट तो होगा ही। मेरे साथ रह रहकर तुम हाई क्लास बनी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे साथ रह रहकर मैं बेवकूफ़ वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करना सीख ही गया हूँ। इतना कहते हुए उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और वह खुशी को अपनी एक आंख ब्लिंक कर देता है। और अक्षत की इस हरकत को देखकर खुशी हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रखकर मुंह बनाते हुए बोली, हाँ अक्षु, आप कितने बुरे हैं। आप मुझे बेवकूफ़ कह रहे हैं। अब मैंने आपसे थोड़ी ना कहा था कि आप मेरी भाषा सीखिए। आप ही तो हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं और मेरी बातों को नोटिस करते रहते हैं, तो आप इस चीज़ का ब्लेम अब मुझ पर कैसे डाल सकते हैं। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। इतना कहकर खुशी अपने गाल फुला लेती है और सीने पर हाथ बांध लेती है। और उसकी इस हरकत को देखकर अक्षत प्यार से उसकी नाक खींचते हुए बोला, मेरी प्यारी जान, तुम इस तरह मुंह फुलाते हुए नहीं बल्कि मुंह चलाते हुए अच्छी लगती हो। और अब उठो और अपने पैर चलाओ, वह देखो तुम्हारा नंबर आ गया। कहकर अक्षत खुशी को सामने की तरफ इशारा करता है जहाँ सचमुच खुशी का नंबर आ चुका था। और अब वह जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। इस वक्त वह दोनों पत्थर पर बैठे हुए थे। अचानक उठने के कारण खुशी के कदम लड़खड़ा गए। वह गिरने ही वाली थी कि तभी अक्षत ने तुरंत ही उसे एक हाथ और उसकी कमर से थाम लिया, जिसके कारण खुशी कुछ पल के लिए हड़बड़ा गई थी। लेकिन तभी अपने हाथों को अक्षत के हाथ में देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बस यही तो मांगना है मुझे अपने महादेव से, आपका हाथ और आपका साथ। तुम्हारे महादेव ने तुम्हें वह दे दिया है जान, और साथ ही यह वचन भी कि यह हाथ और यह साथ कभी नहीं छूटेगा। इतना कहकर वह एक झटके में खुशी को अपनी गोद में उठाकर मंदिर की सीढ़ियों को वापस चढ़ने लगा। और खुशी मुस्कुराते हुए अक्षत को देख रही थी। उसके एक हाथ में पूजा की थाल और दूसरे हाथ में फल फ्रूट की डलियां थी। अक्षत उसे अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में उठाकर मंदिर की तरफ ले जा रहा था। इस बीच वह दोनों कभी एक दूसरे को तो कभी मंदिर की तरफ देख रहे थे और यह नज़ारा बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक दिख रहा था। आसपास खड़े कई लोग, सिक्योरिटी गार्ड, रुद्र, निकिता, गौरी और शिवाय सभी उन दोनों को देख रहे थे। और अब थोड़ी ही देर बाद अक्षत खुशी को मंदिर की लास्ट सीढ़ी पर उतारता है। इसके बाद वह दोनों एक दूसरे के साथ महादेव की मूर्ति के ठीक सामने थे, जहाँ एक शिवलिंग रखा हुआ था। इसके साथ ही उन लोगों के पीछे पीछे बाकी के दोनों कपल, गौरी और शिवाय, रुद्र और निकिता भी आ चुके थे। और अब बारी बारी तीनों कपल अपने पार्टनर के साथ मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और परिक्रमा करते हैं। इस दौरान अक्षत और खुशी का हाथ अपने हाथ में लिए हुए कलश पर था। दोनों ने साथ में घंटी बजाई और फिर खुशी ने अपने सर पर चुनरी रखते हुए मुस्कुराकर अक्षत के साथ जल चढ़ाने लगी।
हालांकि अक्षत को मंदिर और पूजा पाठ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन खुशी के लिए तो वह जन्नू में भी जा सकता था। यह तो फिर भी उन महादेव का मंदिर था जहां अब उसे धीरे धीरे भरोसा होने लगा था। इस जगह की बात ही निराली थी। यह एक सुकून था, यह खुशी थी। अक्षत के लिए यह जगह बहुत ही स्पेशल थी, क्योंकि उसे 2 बार अपनी खुशी यहीं मिली थी और फाइनली वह अपनी खुशी यानी कि जान के साथ यहाँ था। यह दिन उसके लिए बहुत यादगार था। हर एक गुजरते वक्त के साथ वह पुरानी यादें एक बार फिर उसकी आंखों के सामने गुजर रही थी। वहीं खुशी अब उन बुरी यादों से बाहर निकल चुकी थी। वह मुस्कुराते हुए बस अक्षत और महादेव की मूर्त को देख रही थी। धीरे धीरे एक के बाद एक वह लोग परिक्रमा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और फिर दान दक्षिणा। अक्षत, रुद्र और शिवाय ने अपनी तरफ से एक एक बहुत ही बड़ी अमाउंट का चेक मंदिर के पुजारी जी को देते हुए उन्हें 3 दुखी लोगों के लिए भंडारे का कार्यक्रम हमेशा चलाने के लिए कहा, ताकि ज़रूरतमंद लोगों का पेट भरता रहे। हालांकि जिंदल इंडस्ट्री की तरफ से कई अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और मंदिरों को दान दिया जाता था। अब खुशी, निकिता और गौरी बूढ़े पंडित जी का आशीर्वाद लेते हैं। पंडित जी उन सभी को आशीर्वाद दे ही रहे थे कि तभी अचानक ही न जाने कैसे खुशी के हाथ में ली हुई उसकी पूजा की थाली उसके हाथों से छूटकर फ्लोर पर गिर गई और उसके गिरते ही एक तेज आवाज़ के साथ खुशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। और सिर्फ खुशी की ही नहीं, बल्कि उसके आसपास खड़ी निकिता और गौरी भी पूरी तरह हैरान थी। खुशी अभी कुछ सोच ही रही थी कि तभी गौरी हैरान होकर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, हे महादेव, यह क्या हो गया? यह तो अपशगुन है। खुशी दीदी, यह तो बिल्कुल भी अच्छा शगुन नहीं है। हमारे गांव में ऐसा होना ठीक नहीं माना जाता। और गौरी की बात को सुनकर खुशी और भी ज़्यादा परेशान होने लगी। वह जल्दी से हड़बड़ाकर फ्लोर पर गिरे हुए अपनी पूजा की थाल, कलश और सभी चीज़ों को बटोरने लगी और उसकी आंखों में आंसू आने लगे कि तभी अक्षय, जो कि यह नज़ारा देख चुका था, उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई और वह गुस्से से दांत पीसते हुए अचानक ही गौरी पर चिल्लाकर बोला, यह क्या बकवास कर रही हो लड़की? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता। तुम अपने गांव का अंधविश्वास यहाँ लेकर मत आओ, समझी? सिवाय संभालो अपनी बीवी को। इतना कहकर अक्षय जल्दी से खुशी के कंधों को पकड़कर उसे संभाल कर खड़ा करते हुए बोला, जान, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। यह सब एक। और इससे पहले कि अक्षत कुछ कहता, गौरी की आंखों में आंसू आने लगे थे। वह घबराकर तुरंत शिवाय के पीछे छुप गई और शिवाय ने भी उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। लेकिन पंडित जी खुशी की आंखों में आंसू देखकर सामने आते हुए थोड़ा घबराकर बोले, माफ़ कीजिएगा मिस्टर जिंदल, लेकिन यह बालिका बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही, बल्कि यह सच है। इस तरह से पूजा की थाली का मंदिर की प्रांगण में गिरना अपशगुन कहलाता है। हमारी दूरदृष्टि यह महसूस कर पा रही है कि जरूर आप लोगों पर कोई विपदा आने वाली है और यह दुर्घटना इस बात को सूचित करता है। अब पंडित जी की बात को सुनकर खुशी, जो कि अक्षत के संभालने पर थोड़ा रिलैक्स होने लगी थी, अचानक ही घबराकर जल्दी से पंडित जी के पास जाते हुए बोली, यह आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? अपशगुन, विपदा? लेकिन कैसी विपदा? प्लीज़ पंडित जी, कुछ तो कीजिए, मुझे कुछ तो बताइए, प्लीज़ कोई तो रास्ता दिखाइए। मेरे अक्सू, इन पर तो कोई विपदा नहीं आएगी। आप तो ज्ञानी हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, आप तो शायद सब जानते होंगे। प्लीज़ अब आप ही कुछ कीजिए। कहकर खुशी अब पैनिक करने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और खुशी को इस तरह रोते हुए देखकर अक्षत का तो खून ही खौलने लगा था। उसका गुस्सा एक ज्वालामुखी का रूप ले रहा था, जो कि बस फूटने ही वाला था। निकिता खुशी को इस तरह रोते हुए देखकर परेशान होकर उसके सामने गई और उसे संभालने लगी। लेकिन रुद्र और शिवाय, उनकी नज़र तो अक्षत पर ही थी और उन्हें अब पंडित जी के लिए डर लग रहा था, क्योंकि पंडित जी के कारण खुशी की आंखों में आंसू आ रहे थे। भला उन्हें क्या ज़रूरत थी यह कहने की कि यह एक अपशगुन है और विपदा आने वाली है। अक्षत गुस्से से दांत पीसते हुए, पंडित जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी जान को रुलाओ? हाउ डेयर यू! तुम्हें तो मैं, कहते हुए वह एक झटके में पंडित जी के पास आया और जैसे ही उनके गले को पकड़ने के लिए अपने हाथों को बढ़ाया, तभी खुशी एक झटके में पंडित जी और अक्षत के बीच में आकर उसे रोकते हुए बोली, नहीं अक्षु, खबरदार! आपने अगर पंडित जी का जरा भी अपमान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको अगर यहाँ नहीं रहना तो आप जा सकते हैं यहाँ से। गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार कीजिए, जाइए। और खुशी के इस ऑर्डर को सुनकर अक्षत की घूरती हुई आंखें खुशी की तरफ घूम गई। वह लगभग गुस्से से धाड़कर दांत पीसते हुए अपने एक एक शब्द चबाकर बोला, जान, तुम इस पंडित के लिए मुझे। शट अप अक्षु, मैंने कहा गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार कीजिए, वरना रुद्र शिवाय सर को यहाँ से लेकर जाइए।
अब खुशी के एक झटके में पंडित जी की तरफ देखते हुए अक्षत की तरफ से माफ़ी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी पंडित जी, वह ऐसे ही हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। वहीं खुशी और अक्षत दोनों के टसन को देखकर रुद्र और शिवाय अपना माथा पीट लेते हैं। शिवाय गौरी को माथे पर हाथ फेर कर धीरे से खुद से अलग करता है और एक झटके में अक्षत के पास आकर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, सर प्लीज़ आप चलिए वरना कवीन नाराज हो जाएगी। और फिर रुद्र अक्षत की दूसरी बगल आते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करते हुए बोला, एजे शांत हो जाओ, तुम इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते लेकिन खुशी करती है, और अगर तुम यहाँ थोड़ी देर और रुके तो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और अगर पंडित जी को तुमने कुछ भी कर दिया तो खुशी को मनाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बेहतर है तुम उसकी बात मानकर गाड़ी में इंतजार करो। मैं और निकिता सिक्योरिटी गार्ड के साथ यहाँ उसके सिक्योरिटी के लिए हैं। और शिवाय और रुद्र की बात को सुनकर अक्षत यूं ही गुस्से से तमतमाता हुआ पंडित जी और खुशी की तरफ देखता है और फिर दांत पीसकर तेज कदमों के साथ वहां से चला गया। शिवाय गौरी के साथ अक्षत के पीछे पीछे उसके सिक्योरिटी को फॉलो करने के लिए चला गया। गौरी तो बेचारी डर के मारे पहले ही कांप रही थी, उसे तो वैसे ही अक्षत नीली आंखों वाला राक्षस नजर आता था। वहीं निकिता अभी भी मंदिर में खुशी को संभाल रही थी। खुशी शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम भगवान पर भरोसा रखो, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है और तुम तो दुनिया में सबसे अच्छी हो, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। कहते हुए निकिता उसे हिम्मत दे रही थी कि तभी पंडित जी खुशी को अजीब नज़रों से देखते हुए बोला, तुम ठीक कह रही हो बालिका, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन यह कलयुग है और कलयुग में आजकल शैतान ईश्वर को हर पल चुनौती दे रहे हैं। तुम लोग 1 मिनट रुको। इतना कहकर पंडित जी महादेव के चरणों के पास गए जहाँ कुछ भभूत रखी हुई थी। पंडित जी वह भभूत अपनी मुट्ठी में लेकर उसमें कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसे खुशी के ऊपर दूर से ही छिड़क देते हैं, जिसके बाद न जाने वह क्या सोचकर दोबारा महादेव और माता पार्वती की मूर्ति के पास गए और अब उन्होंने महादेव के चरणों से एक रुद्राक्ष की माला जिसमें ओम का लॉकेट लटका हुआ था, कुछ भभूत और एक कलश में गंगाजल, एक ताल में रखा हुआ सिंदूर उठाकर खुशी के सामने लेकर आए और अब वह थाली खुशी के हाथों में देते हुए बोले, यह महादेव का अभिमंत्रित श्रृंगार और माता पार्वती का सिंदूर है जिसमें शिवम देवी कामाख्या का आशीर्वाद है। बेटी तुम पर क्या विपदा आने वाली है यह मैं फिलहाल साफ साफ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं भी इस कलयुग में काल के वश में हूँ। मिट्टी का शरीर है, कई दोषों से भरा हुआ, इतना उच्च ज्ञान तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं अपना पूरा जीवन ईश्वर की आराधना में निकाल दिया है और अब बाकी के बचे हुए कुछ दिन भी इन्हीं के चरणों में निकालने वाला हूँ। यह श्रृंगार तुम अपने पास रखो और इसके साथ तुम्हें क्या करना है मैं बताता हूँ। इतना कहकर पंडित जी खुशी को आशीर्वाद देते हुए बोले, मैं जितना कर सकता था और मेरे बस में जितना था मैंने कर दिया। मेरा और भगवान महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ गौरी तुम्हारी और तुम्हारे सुहाग की रक्षा करे। किसी भी प्रकार का दोष या डर अपने दिल में मत रखना और हमेशा ऊपर वाले पर भरोसा रखना। जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वह अपना दरवाज़ा खोलते हैं। अब तुम जाओ और अपने पति को समझाओ, उसका गुस्सा विनाशकारी है। और पंडित जी की बात को सुनकर खुशी रोते हुए एक ठंडी सांस लेती है और फिर पंडित जी को प्रणाम करते हुए भगवान महादेव और माता पार्वती को एक बार फिर प्रणाम करती है। अब वह निकिता के साथ मंदिर से बाहर निकल गई। बाहर आने के बाद निकिता खुशी को संभालते हुए बोली, खुशी तू ठीक तो है ना, तू कहे तो मैं तेरे साथ। और इससे पहले कि निकिता आगे कुछ कहती, खुशी अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लिए उसके हाथों पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, तेरा साथ हमेशा मेरे साथ रहता है तो सचमुच दुनिया में सबसे अच्छी दोस्त है। थैंक यू रुद्र, अब तुम जा सकते हो। खुशी की बात सुनकर निकिता और रुद्र वहाँ से चले गए। वहीं शिवाय जल्दी से आगे जाकर खुशी के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और अपना हाथ बढ़ाकर उसके हाथों से वह पूजा की थाली लेने की ही वाला था ताकि वह आराम से गाड़ी में बैठ सके कि तभी खुशी शिवाय को मना करते हुए बोली, नो थैंक्स, मैं संभाल लूँगी। इतना कहकर वह अपना लहंगा संभालते हुए धीरे से गाड़ी में बैठ ही रही थी कि तभी उसकी नज़र गाड़ी में मुंह फुलाकर बैठे हुए अक्षत पर गई, जो कि एक कॉर्नर पर दरवाजे से चिपक कर गुस्से से दांत पीसते हुए खिड़की के दूसरी तरफ देख रहा था। वह इस वक्त गाड़ी में बैठने में खुशी की मदद भी नहीं कर रहा था और यह देखकर खुशी जान चुकी थी कि अक्षत उससे बहुत नाराज है। अब वह एक ठंडी सांस लेकर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए आउच आउच की आवाज़ के साथ अचानक ही गिरने को हुई कि तभी एक झटके में अक्षत हड़बड़ाते हुए, जान संभल कर तुम, कहते हुए उसने तुरंत ही गाड़ी में बैठे हुए ही आगे बढ़कर खुशी को गिरने से संभाल लिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि अक्षत खुद ब खुद इस चीज़ पर रिएक्ट कर चुका था।
वहीं अगले ही पल पंडित जी की दी हुई पूजा की थाली अक्षत के एक हाथ में और खुशी का दूसरा हाथ अक्षत के दूसरे हाथ में था। खुशी के पैर में उसका लहंगा फंस चुका था, हालांकि वह फंसा नहीं था। खुशी ने उसे जानबूझकर फंसाया था ताकि वह अक्षत का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। और अब खुशी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसके चेहरे की मुस्कान को देखकर अक्षत समझ चुका था कि खुशी ने यह जानबूझकर किया है, जिसे समझने के बाद उसके चेहरे पर एक बार फिर नाराजगी भरे एक्सप्रेशन थे। उसने तुरंत खुशी के दोनों हाथों को छोड़ दिया और ड्राइवर पर चिल्लाते हुए बोला, यू इडियट, गाड़ी के प्रॉपर डोर को नहीं खोल सकते? इतनी इम्पोर्टेंट लैम्बोर्गिनी मैंने ली किस लिए है? तुम्हें तो मैं, कहते हुए वह तुरंत अपनी गन निकालकर जैसे ही ड्राइवर पर शूट करने वाला था, उसके गुस्से को देखकर खुशी तुरंत ही गाड़ी में बैठकर अगले ही पल दूसरे हाथ से उसका हाथ रोकते हुए बोली, अक्सू नहीं, प्लीज, इसमें ड्राइवर की गलती नहीं है। आप मेरा गुस्सा ड्राइवर पर नहीं उतार सकते। प्लीज इतना गुस्सा मत कीजिए। हम लोग शुभ काम के लिए निकले थे, पूजा पाठ के लिए। प्लीज आप खून खराबा मत कीजिए। और अगर आपको मुझ पर गुस्सा है तो ठीक है, आप मुझे 2-4 थप्पड़ भी मार सकते हैं, मैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करूंगी। इतना कहकर वह अपने हाथ में ली हुई पूजा की थाली सीट के बगल में रख देती है और अक्षत के हाथ से उसकी गन लेकर अक्षत के पैंट की पॉकेट में बेल्ट में दोबारा डालने लगी, जहां वह हमेशा अपनी गन रखता था। खुशी के अचानक रोकने पर ड्राइवर बेचारे की जान में जान आई थी। वहीं सिवाय भी अक्षत के गुस्से को देखकर डर के मारे पसीना पसीना हो रहा था। अब उसने दरवाजा बंद कर दिया और एक ठंडी सांस लेते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से बोला, ओ गॉड, यह किंग आज कितने गुस्से में है। यह स्वीटी को क्या जरूरत थी सगुन और अपसगुन वाली बातें कहने की। वह तो शुक्र है कि किंग के गुस्से का शिकार पंडित जी बन रहे थे, गोरी नहीं, वरना पता नहीं मैं यह सिचुएशन कैसे हैंडल करता। इतना कहकर वह जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा, क्योंकि वह जानता था अभी तक गोरी भी डर के मारे कांप रही होगी और उसे गोरी को संभालना होगा। वहीं अक्षत के इशारा करने पर गाड़ी एक बार फिर हवा से बातें करने लगी। खुशी ने गाड़ी के पार्टीशन बटन को ऑन कर दिया और अक्षत की तरफ देखने लगी, लेकिन अक्षत खुशी को पूरी तरह इग्नोर कर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। उसके चेहरे के रिएक्शन साफ बता रहे थे कि वह फिलहाल खुशी से इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। खुशी बड़ा प्यारा सा चेहरा बनाकर क्यूट अंदाज में अक्षत का ध्यान अपनी तरफ दोबारा खींचने की कोशिश करते हुए बोली, अक्सू प्लीज मान जाइए ना, कब तक इस तरह नाराज रहेंगे? अरे वह सिचुएशन ही ऐसी थी, अगर मैं आपको नहीं रोकती तो आप तो पंडित जी की जान ही ले लेते और फिर इतना बड़ा पाप हम लोगों अपने सर पर लेकर कहाँ घूमते। आपका गुस्सा तो ना इंसान देखता है, ना वक्त, ना माहौल, बस हर वक्त ज्वालामुखी बनकर इधर उधर फटने के लिए तैयार रहता है। एक्चुअली आपका नाम अक्षत जिंदल नहीं बल्कि आइटम बॉम्ब जिंदल होना चाहिए था, या फिर परमाणु जिंदल, मिसाल जिंदल, कैसा होगा? वैसे ज्वालामुखी जिंदल भी बुरा नहीं है। कहकर वह अपने दोनों हाथों से अपने मासूम से चेहरे को भरकर टिमटिमाती आंखों को तितली की तरह फड़फड़ाते हुए अक्षत को देख रही थी, ताकि वह उसके मासूम चेहरे पर ही पिघल जाए। लेकिन अक्षत तो उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा था और अगले ही पल वह अपना मोबाइल निकालकर खुशी की बातों को पूरी तरह इग्नोर करने के लिए एंथोनी को कॉल करके बिजनेस मीटिंग की डिटेल्स को मांगने लगा। हेलो, हाँ एंथोनी, डील का क्या हुआ? वट रवीश, क्या बकवास कर रहे हो? 25% मार्जिन? उस मित्तल का दिमाग खराब हो गया है क्या? उसे कहो कि हम 12% मार्जिन से ज़्यादा नहीं देंगे। अगर उसे हमारे साथ बिजनेस करना है तो ढंग से करे, वरना बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाए। बम से उड़ा दो उसकी सभी फैक्ट्रीज को, और हाँ, उसकी खोपड़ी में ऐसा छेद करना कि, और इससे पहले कि अक्षत आगे कुछ भी ऑर्डर देता, खुशी अपना माथा पीट लेती है। उस बेचारी का मुंह बहुत बुरी तरह बन गया और अगले ही पल अचानक ही